हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके घर के एनवायरनमेंट का, फैमिली एनवायरनमेंट का आपकी सक्सेस में क्या रोल है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एज यूजुअल मैंने छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है जिसके बेस पे हम बात करते हैं। जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने पिछले 5-6 वीडियो देखे हुए हैं उनको पता है कि हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं, सो दैट कि कुछ मिस ना हो और मैक्सिमम जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो सब चीज़ें शेयर हो जाएं। और उसके बावजूद कोई क्वेश्चन बचता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं। तो मुझे आधा मिनट दीजिएगा, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप देख पाएंगे अभी कि पीपीटी शेयर हो गई है ना। तो इसमें हम रूल ऑफ होम एनवायरनमेंट, उसका स्टडी पे और आपके सक्सेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर होगी। और ये जो पॉइंट्स हैं आगे भी कई सारे वीडियोस में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो आपका होम एनवायरनमेंट क्या क्या है। आपके होम एनवायरनमेंट में आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके सिबलिंग्स आते हैं, आपके साथ अगर ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं वो आते हैं, प्लस कोई और रिलेटिव्स रहते हैं, कोई और बच्चे रहते हैं, कजन्स रहते हैं, तो वो सारे उस एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। फिर भी कोर एनवायरनमेंट वही होता है जिसमें आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं घर में, वो आपका कोर एनवायरनमेंट है। प्लस कौन सा एरिया आपका घर है, किस तरह का वहाँ बाहर का एनवायरनमेंट है, उस पर भी बहुत मैटर करता है कि आपकी स्टडी पे वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को लेके इलेबोरेट करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि अगर इसका क्या इफेक्ट होता है और इस पे कैसे आपको डील करना है। तो पहले तो फैमिली एनवायरनमेंट की बात करें तो प्राइमरी एनवायरनमेंट होता है। तो प्राइमरी एनवायरनमेंट जैसे मैंने कहा कि आपका जो मेन आपके पेरेंट्स हो गए, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, या और कोई जो कजन जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या आपके कोई अंकल हो सकते हैं, आंट हो सकते हैं जिनके साथ तो वो आपका प्राइमरी एनवायरनमेंट हुआ। ठीक है, यही प्राइमरी एनवायरनमेंट आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है जिसके बारे में आगे डिटेल में एक वीडियो हम डिस्कस करेंगे। सपोर्ट सिस्टम कैसे आपने बनाना होता है, उसको कैसे यूटिलाइज करना होता है। प्लस फैमिली एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों की आपस में बॉन्डिंग कैसी है। अगर फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा है, हेल्थी एटमॉस्फेयर है, आपस में कोऑर्डिनेशन है, कोई डिसऑर्गेमेंट नहीं है, आपके घर में एक कॉर्डियल माहौल है, तो आपकी पढ़ाई पे वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। और अगर माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ पे झगड़ा है, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, कोई और इशू चल रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपकी स्टडी पे आता है। ठीक है, तो उसके बावजूद अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है अपने कोर मेंबर्स के साथ, तो आपकी पढ़ाई पे ज़्यादा असर नहीं आता है, आप उसको टैकल करने के लिए सफिशिएंट होते हो। और ये एनवायरनमेंट आपके सक्सेस में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, आपको परेशानी देता है, आपको पढ़ने में मुश्किल देता है, तो वो आपकी सक्सेस में एक हिंड्रेंस होता है। तो घर के जो मेंबर्स हैं को बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि अगर बच्चे ने इतनी मेहनत करनी है और उसके लिए फैमिली मेंबर्स भी सपोर्टिव होंगे तभी वो बच्चे ने उस कोर्स के लिए ट्राई कर रहा है। तो एक कोऑर्डिनेशन और एक कोऑर्डिनल माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे का सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे होते हैं। नहीं तो बहुत सारी मुश्किलें वैसे ही आ रही होती है पढ़ाई में, प्लस एक घर का प्रेशर आ जाता है, एक एनवायरनमेंट का प्रेशर आ जाता है, और उन प्रॉब्लम्स को भी बच्चा अपने ऊपर लेने लग जाता है और वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, और साथ में घर में और जो मेंबर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या अंकल्स हैं, आंट हैं, उनका भी रोल होता है कि बच्चे को सपोर्ट करें, सो दैट कि बच्चा सिलेक्ट हो पाए।
अब इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अगर माहौल रिलैक्सिंग होगा तो बच्चे के लिए वो रिलैक्सिंग माहौल बन जाता है, पढ़ने के लिए इजी रहता है। कभी स्ट्रेसफुल हो गया तब भी ईज हो जाती है, उसको पता है मुझे इस मेंबर के पास जाना है। कुछ बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा अटैच होते हैं, उनके पास ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, कुछ अपनी मदर के साथ, कुछ फादर के साथ, कुछ अंकल के साथ, कुछ कजन के साथ। तो उनको एक रिलैक्सिंग माहौल पता है कि कैसे लेना है, या सिबलिंग्स के साथ, ठीक है। इसी तरह से अगर वो स्ट्रेसफुल माहौल है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है कि पढ़ें कैसे, क्योंकि अगर घर में रोज ही कुछ कला क्लेश है, कोई बात ऐसी है, या कोई प्रॉब्लम चल रही है, कला क्लेश नहीं भी है लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, कोई कोर्ट कोर्ट का मैटर चल रहा है, जमीनों का मैटर चल रहा है, पड़ोस अपने और रिलेशनशिप से चल रहा है, या रिलेटिव से या पड़ोसियों से, तो अगर वो बातें बच्चे और स्ट्रेस उनका भी लेने लग जाए तो वो पढ़ाई में हैम्पर करती है। इसी तरह से माहौल एक मोटिवेटिंग हो सकता है, डिमोटिवेटिंग हो सकता है। मोटिवेटिंग होगा तो जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो बच्चे को मोटिवेट करते हैं, अगर कभी कुछ से मार्क्स कम भी आ रहे हैं, वो नहीं हैंडल कर पा रहा है, तब भी उसको मोटिवेट करते हैं कि वो कैसे पढ़े, कैसे अच्छे से मार्क्स ले जाए, है ना, कैसे अपना सब्जेक्ट क्लियर कर पाए, कैसे कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। अगर वो डीमोटिवेटिंग है या ओवर क्रिटिसिज्म है कि हर बात के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप सोते रहते हो, आप उठते नहीं हो, ठीक है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको सोल्यूशन की तरफ ओरिएंट करने के बजाय सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अगर क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है कि बच्चे को आप ये भी दिखा रहे हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको आप मैनेज करो, तो इसको मैनेज करने के लिए बैठ के उसके साथ डिस्कशन करो, कुछ रास्ता वो निकाले बच्चा खुद आपकी गाइडेंस से, तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, वो अच्छा होता है, वो एक तरह से मोटिवेटिंग ही होता है, ठीक है, वो मोटिवेशनल काउंसलिंग ही होती है एक तरह से। लेकिन अगर वो डिस्ट्रक्टिव है क्रिटिसिज्म, सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहना कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, उससे उल्टा बच्चा और डिमोटिवेट हो जाता है। तो उसकी प्रॉब्लम को आप बैठ के डिस्कस करें बच्चे के साथ, और बच्चे से निकालें कि कहाँ वो दिक्कत फील कर रहा है, और उसमें उसको हेल्प करने की कोशिश करें, और खुद नहीं पता चल रहा तो काउंसलर से हेल्प लें, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि घर का माहौल कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर कोई बच्चे एक एप्ट कॉन्फिडेंस में है कि उसको पता है कि उसकी जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से उसका कॉन्फिडेंस है, तो वो उतनी मेहनत करेगा जितनी रिक्वायर्ड होगा, उससे ज़्यादा मेहनत करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको लगता है कि उसे बहुत आता है, और वो एक्चुअल नहीं देखता है कि उसका कितना लेवल है, टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आते तो उसको गलती टीचर्स में नजर आती है, या पेपर में नजर आती है, या कोई और रीजन आ जाता है, क्वेश्चन बाहर से डाल दिए, कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वो अपना नहीं देखता कि मैंने सही से परफॉर्म नहीं किया, या मैंने सही से पढ़ाई नहीं किया, मैं क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ता हूँ। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और अंडर कॉन्फिडेंस ऐसे ही होता है कि कोई बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन स्टिल वो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, दोनों को ही टैकल करने की जरूरत है, तो उसको टैकल करिए। उसके लिए अपनी कैपेबिलिटी को समझिए, और उसके हिसाब से आप देखिए कि आप कहाँ फॉल करते हैं, और उसको आप कॉन्फिडेंस के लेवल पर लाइए, तो ही आपका वो हेल्पफुल हो पाएगा सिलेक्शन के लिए। और इसमें फैमिली काफ़ी हेल्प कर सकती है बच्चे को सही से रियलाइज कराने में, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल सही करने में, ठीक है। इसी तरह से बच्चा रेजिलियंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट फैमिली मेंबर से सीखता है। अगर फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अच्छे रेजिलियंट हैं, अच्छे स्ट्रेस मैनेजर हैं, वो मैंने स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, वो डिफिकल्ट कंडीशंस को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, वो हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझते, उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उससे पार लगने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे की भी हैबिट यही बनी होती है। तो अगर जो फैमिली कोर फैमिली मेंबर है उनको मुश्किलों से जीतना आता है, तो बच्चा भी मुश्किलों से जीतना सीख जाता है। अगर कोर फैमिली मेंबर जो है मुश्किलों से घबराते हैं या उससे परेशान हो जाते हैं, तो बच्चे की भी आदतें लगभग वैसी ही बनती हैं, बिकॉज बच्चे वही सीखते हैं जो उनके साथ का एनवायरनमेंट कर रहा होता है। तो मे भी इसमें आपको गाइडेंस की जरूरत पड़े, क्योंकि वो हैबिट्स जो बनी हैं उसको ब्रेक करने की जरूरत हो सकती है। अगर आपको लगता है कि उनको ब्रेक करना है और उसमें काउंसलिंग चाहिए तो काउंसलिंग दीजिए, ठीक है। क्योंकि रिजिलियंस होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत बार ऐसे सिचुएशन आएंगे जब आपको रिजिलियंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके बारे में डिटेल में आगे भी मैं डिस्कस करूंगा।
वो सेक्शन आपको और हेल्प करेगा इन सब चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली जो जेई के बच्चों के फीडबैक देखे होंगे, तो उन सब ने एक बात पे बहुत फोकस किया था कि उन लोगों ने एक तो प्रिपरेशन के टाइम सोशल मीडिया से दूरी बनाई, हर तरह के सोशल मीडिया से, एक्सेप्ट कि अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था, लाइक अगर कोई यूट्यूब पे सेशंस थे या कोई सेशन ही किसी के ऑनलाइन क्लासेस ही थी, ठीक है, अदरवाइज उन्होंने गैजेट और सोशल मीडिया से दूरी बनाई हुई थी। फैमिली के साथ वो इंटरेक्ट करते थे, फैमिली के साथ खाना खाते थे, फैमिली के साथ बातें करते थे, अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ वो टाइम स्पेंड करते थे। ठीक है। और उनके साथ एक अच्छा टाइम बिताते थे जो उनको मोटिवेटिंग भी होता था और स्ट्रेस रिलीविंग भी होता है, रिलैक्सिंग भी होता था। सो इस तरह से उनकी सक्सेस में फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वो बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी सारे इंटरव्यूज आए थे, तो उनकी कटिंग्स आपको मिल जाएंगी, है ना, अभी थोड़े दिन की बात है, तो उसको आप ढूंढ सकते हैं। और इस तरह से हर साल जो टॉपर्स होते हैं या जिनके इंटरव्यूज आते हैं उसमें एक चीज़ तो ये निकल के आती है कि उनका फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छा होता है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। प्लस मैक्सिमम जो अच्छे परफॉर्म करते हैं जिनकी सिलेक्शन होती है, मैक्सिमम बच्चों ने पिछले 1-2 साल के लिए सोशल मीडिया को गुड बाय कर दिया होता है, उसको नहीं वो देखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपके पास टाइम होता है, प्रोफेशनल कॉलेज में जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और वो और आने वाले बच्चों को गाइड करते हैं। बट ये जो 1-2 साल होते हैं मेनली प्रिपरेशन के, इसमें आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया ना यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि अगर किसी को इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है इस एज में, है ना, 14, 15, 16, 17 की एज में उसे इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, तो उसको ना तो इंस्टाग्राम के अकाउंट की ज़रूरत है, ना उसको फेसबुक की ज़रूरत है। उसके बाद अपना प्रोफेशनल कॉल में जाने के बाद वो सब इन अकाउंट्स को उनके प्रॉस कॉन को समझते हुए बना सकता है। तब तक मुझे नहीं लगता कि इन सब अकाउंट्स की कोई ज़रूरत होती है। ठीक है। जैसा आपके और फ्रेंड्स या एक्विटेंसेस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वैसा करें, बिकॉज आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आपको ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। एक सराउंडिंग, आपके घर की सराउंडिंग कैसी है ना, किसी का घर हो सकता है कि बहुत शोर शराबे वाले एरिया में हो, तो उसको थोड़ा पढ़ने के लिए मुश्किल हो सकती है, तो वो वाइट नॉइज का यूज़ कर सकता है, वो ईयर प्लग्स लगा सकता है। ठीक है। वो हेडफोन, सिंपली हेडफोन लगा सकता है ताकि वो साउंड जब हो तो इतना डिस्टर्ब ना करें। थोड़ा बहुत शोर में पढ़ना भी अच्छा होता है, और जब आप एग्ज़ाम वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं घर में, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तब भी अगर थोड़ा बहुत शोर हो, दरवाजे वगैरह खुले हो, तो अच्छा होता है। क्योंकि अगर बिल्कुल ही आप साउंड प्रूफिंग में पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के टाइम में जब भी जहाँ भी आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ शोर शराबा होगा थोड़ा बहुत, और कई बार बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, कई बार बाहर गेम्स चल रही होती हैं उसी स्कूल में या उसी सेंटर में, या कोई और प्रोसेशन निकल रहा होता है, तो उससे आप डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको आदत पड़ी होगी शोर शराबे में पढ़ने की, शोर शराबे में एग्ज़ाम लिखने की, तो आपको ईजी होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूसली रोज बहुत शोर होता है या कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चला है, कहीं पे मान लो रेलवे स्टेशन के आसपास घर है, एरोड्रम के पास घर है, तो वहाँ बहुत शोर रहता है, तो वहाँ पे वो मास्किंग का यूज़ कर सकते हैं, नॉइज मास्किंग का। ठीक है। तो उससे वो थोड़ा सा पीसफुल बना सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री बना सकते हैं अपना पढ़ाई का एरिया। और फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत रोल होता है कि इस टाइम पे अगर वो लोग कोई भी चीज़, जैसे मान लो टीवी पे कुछ देख रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं, तो वो ऐसा हो कि बच्चे की पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना क्रिएट करे, और उसको कम से कम वॉल्यूम पे वो लोग उसको एंजॉय करें, सो दैट कि बच्चे की पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना हो। और इन सब चीज़ों का बहुत रोल होता है। इसके साथ साथ अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, उसको हैंडल करने के लिए आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए, आपको निकालना पड़ता है ना। ठीक है। मान लो आपका घर पहले बहुत पीसफुल था, लेकिन सडनली वहाँ कुछ ऐसा हुआ, कोई कंस्ट्रक्शन होने लगी कि बहुत शोर होने लग गया, तो आपको उस टाइम सोचना पड़ेगा कि कैसे उसको डील करें।
या बाहर कोई फंक्शन चला है, कोई डीजे लगा है, शादियों का माहौल चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम शोर शराबा होता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आपके पास रास्ते होने चाहिए। वो रास्ते होंगे तो आपके लिए इजी होता है उस टाइम को अच्छे से यूज करना, ना कि उससे डिस्टर्ब होना, क्योंकि डिस्टर्ब होके, गुस्सा होके, परेशान होके आप प्रिपरेशन में कोई अपना फायदा नहीं कर सकते, उल्टा नुकसान ही होता है। ठीक है। सो अपने एनवायरनमेंट को समझना है और उससे बेस्ट पॉसिबल, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो वो आपको निकालना है। और इसमें अकेला आपका रोल नहीं है, आपके पूरे फैमिली मेंबर्स का, आपके फैमिली स्ट्रक्चर का रोल है। ठीक है। तो जितना हो सके सब एक टीम बन के मेहनत करने में बच्चे की हेल्प करें, और उसको मोटिवेट भी करें, और उसकी प्रॉब्लम्स को बैठ के डिस्कस भी करें, और उसको ही सोल्यूशन निकालने दें, लेकिन आप गाइडेंस करें। ठीक है। पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, या जो भी और घर में एल्डर्स हैं, उनसे मेरी यही एक गुजारिश है कि बच्चे को समझें, और उसकी प्रॉब्लम को उसको बोलने दें, उससे समझें कि प्रॉब्लम क्या है, और आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी आप रखें, बैठ के डिस्कस करें, और उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले तो उसको फिर बच्चे को अप्लाई करना है। अल्टीमेटली वो बच्चे का प्रिपरेशन है, बच्चे का डिसीजन है, बच्चे की मेहनत है, तो बच्चे ने ही अल्टीमेटली वो सारा कुछ करना है, बस आपका गाइडिंग फोर्स, मोटिवेटिंग फोर्स, एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही बात करनी थी मुझे, और नेक्स्ट वीक एक नया सेशन मैं लेके आऊँगा आपके लिए, और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी जिस तरह से चल रही है। ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर। तब तक के गुड नाइट। थैंक यू।